नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती गीता पी नायर, व्याख्याता वाणिज्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मर्रा से। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने प्रबंध का अर्थ व प्रबंध की प्रकृति के संबंध में अध्ययन किया था। आज हम प्रबंध के कौन कौन से कार्य हैं इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों से कुशलतापूर्वक कार्य संपादित कराया जाता है ताकि न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो व उद्योग व संगठन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। अतः किसी भी उद्योग व संगठन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वहां की प्रबंध व्यवस्था कितनी अच्छी है। अतः प्रबंधक को इस प्रबंध व्यवस्था को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए ये आवश्यक है कि वो ये सारे कार्य जो हम देख रहे हैं, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, वह सारे कार्य को सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से करें। जब प्रबंधक द्वारा ये सारे कार्य को सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, तब ही किसी उद्योग या संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति होती है और वह प्रबंध कार्य सफल हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रबंध के वो कौन कौन से कार्य हैं जो एक प्रबंधक को करने पड़ते हैं। प्रबंध के कार्य को दो भागों में बांटा गया है, मुख्य कार्य और सहायक कार्य। मुख्य कार्य में देखिए, सबसे पहला कार्य है नियोजन, जिसे प्लानिंग कहते हैं। नियोजन जो है वो प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। नियोजन के अंतर्गत प्रबंधक जो है वह योजना बनाता है कि किसी कार्य को कैसे करना है, कब करना है, किस किस सामग्री का प्रयोग होगा। अतः एक अनुमान के आधार पर वह पहले से क्या बना लेता है, योजना। तो प्रबंधक का जो पहला कार्य है वो है नियोजन, प्लानिंग। दूसरा है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। मानव और मशीन का जब सामूहिक प्रयास होता है तब जाकर निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है, वही संगठन कहलाता है। जिस संगठन, जिस प्रबंध का मजबूत होता है, वह उद्योग व संगठन निश्चित ही अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त कर लेता है और वह उद्योग और संगठन निश्चित ही सफलता की सीढ़ी तक पहुंच पाता है। अतः प्रबंध का जो दूसरा कार्य है, महत्वपूर्ण कार्य है, वो है संगठन। संगठन से यह भी आशय है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक निर्धारित उद्देश्य के कार्य संपादित करते हैं तो उसे संगठन कहते हैं। तीसरा है नियुक्तियां, स्टाफिंग। अब उद्योग या संगठन में हमें किसकी आवश्यकता होगी, कर्मचारियों की। अतः कर्मचारी जो है वो निर्धारित योग्यता के अनुसार अपने पद पर रहना बहुत आवश्यक है। अतः प्रबंधक का यह कार्य है कि कर्मचारी को उसकी योग्यता के अनुरूप उसके पद को सौंपा जाए ताकि वह किसी भी कार्य को सही तरीके से करे। क्योंकि अगर किसी कर्मचारी को उसकी योग्यता के अनुरूप पद नहीं मिला तो निश्चित ही वह ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। तो ये जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती और चयन की क्रिया संपादित की जाती है। तो तीसरा जो कार्य है वो है नियुक्ति, जिसके अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति, भर्ती व चयन के माध्यम से किया जाता है। चौथा है निर्देशन। निर्देशन के अंतर्गत प्रबंधक जो है अपने अधीनस्थों को निर्देशित करता है, अभिप्रेरित करता है। निर्देशन को 4 क्रियाओं में बांटा गया है, पर्यवेक्षक, सुपरविजन, संदेशवाहन, कम्युनिकेशन, नेतृत्व, लीडरशिप और अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। सबसे पहले हम देखते हैं पर्यवेक्षक, सुपरविजन। पर्यवेक्षक के अंतर्गत एक जो प्रबंधक है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को देखता है कि वह निश्चित लक्ष्य के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब उनकी प्रगति का वो आकलन करता है कि वह सही तरीके से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा है संदेशवाहन। संदेशवाहन का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि प्रबंधकों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों तक अपना आदेश पहुंचाना और कर्मचारियों द्वारा अपनी समस्याओं को प्रबंधक तक बताना, ये जो प्रक्रिया है वो संदेशवाहन के माध्यम से ही की जाती है। तीसरा है नेतृत्व, लीडरशिप। प्रबंधक
जो है अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का नेतृत्व करता है। अच्छा जो प्रबंधक होता है वो अपने अधीनस्थों को इस तरीके से नेतृत्व के ढंग में कार्य करवाता है जिससे उन कर्मचारियों के मन में किसी कार्य को करने के प्रति लालसा उत्पन्न हो और उत्साह पैदा हो। मतलब कर्मचारी और दुगने उत्साह से उस प्रबंधक के अधीन रहकर अपने कार्य को करे। ये तीसरा क्रिया है नेतृत्व। चौथा है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब होता है किसी भी कर्मचारी के मन में कार्य के करने के प्रति रुचि जागृत करना। तो यह दो प्रकार से किया जाता है, मौद्रिक अभिप्रेरणा व अमौद्रिक अभिप्रेरणा। मौद्रिक अभिप्रेरणा के माध्यम से कर्मचारियों को मुद्रा के रूप में अभिप्रेरित किया जाता है और उनके मन में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न की जाती है, जैसे बोनस देना, पेंशन देना। ये सब मौद्रिक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं जो कर्मचारियों को कार्य करने के प्रति प्रेरित करते हैं। अमौद्रिक अभिप्रेरणा वह प्रेरणा है जो मुद्रा के रूप में तो नहीं मापी जाती। मतलब कर्मचारियों को मुद्रा देकर तो प्रेरित नहीं किया जाता, लेकिन मुद्रा के अतिरिक्त किसी और ढंग से कर्मचारियों को अभिप्रेरित किया जाता है। जैसे है पदोन्नति। अगर कोई एक कर्मचारी किसी पद पर कार्यरत है और वो बहुत अच्छा कार्य करता है तो हम निश्चित ही उसकी पदोन्नति करेंगे, और जब पदोन्नति करेंगे तो उस कर्मचारी के मन में कार्य करने की इच्छा और ज्यादा पैदा होगी। अतः कर्मचारियों के मन में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना अभिप्रेरणा कहलाता है। ये जो पर्यवेक्षक, संदेशवाहन, नेतृत्व और अभिप्रेरणा है, ये निर्देशन क्रिया है। अब पांचवा आता है नियंत्रण, कंट्रोलिंग। नियंत्रण प्रबंध का पांचवा महत्वपूर्ण कार्य है। नियंत्रण के अंतर्गत जो प्रबंधक है वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को नियंत्रित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को देखते हैं कि वह निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं, कोई समस्या आ रही है तो उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए, यह नियंत्रण क्रिया के अंतर्गत आता है। तो यह प्रबंध के प्रमुख कार्य है। अब हम आएंगे प्रबंध के सहायक कार्य में। प्रबंध के सहायक कार्य में पहला कार्य है निर्णय, डिसीजन मेकिंग। हमें पता है कि उपक्रम या संगठन में आए दिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। अतः प्रबंधक का यह महत्वपूर्ण कार्य है कि सही समय पर वह सही निर्णय ले। गलत निर्णय लेने से निश्चित ही उसके उद्योग व संगठन पर प्रभाव पड़ेगा। अतः एक अच्छे प्रबंधक का यह कार्य होता है कि वह सही समय पर सही निर्णय ले। दूसरा है नवाचार, इनोवेशन। नवाचार से मतलब होता है नई नई विधियां, नई नई तकनीक उजागर करना। हमें ज्ञात है कि आज जो हम प्रतिस्पर्धा का युग देख रहे हैं उसमें हर एक उद्योग दूसरे उद्योग से आगे बढ़ना चाहता है। अतः प्रत्येक उद्योग या संगठन चाहते हैं कि कुछ नए तरीके से उत्पादन व्यवस्था की जाए, कोई नई तकनीकी की शोध किया जाए, ताकि जो है नए तरीके से कार्य करने से जो लक्ष्य की प्राप्ति है वो जल्दी हो। अतः प्रबंधक जो है, एक अच्छा प्रबंधक जो है वो उसका जो सहायक कार्य है वो नवाचार है। मतलब वह अपने उद्योग में यह देखता है कि नई नई कुछ तकनीक हम खोजें ताकि नई नई तकनीकों द्वारा उत्पादन व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। तीसरा है पूर्वानुमान, पूर्वानुमान फोरकास्टिंग। पूर्वानुमान से यहाँ आशय है पहले से अनुमान लगा लेना। एक प्रबंधक का यह कार्य होता है कि वह पहले से अनुमान लगाकर कोई कार्य करता है, यानी भविष्य में जो होने वाले कार्य हैं उसका पहले से अनुमान लगा लेना पूर्वानुमान कहलाता है। तो एक अच्छा प्रबंधक जो है वो पहले से अनुमान लगाकर कोई भी कार्य करता है कि बाजार व्यवस्था कैसी होगी आगे, उसके अनुसार कैसे काम किया जाए, कैसे एक योजना के बहुत सारे विकल्प हम तैयार करके रखें ताकि अगर कोई कठिन समय आए तो हम तुरंत दूसरी जो वैकल्पिक योजना है उसको हम आगे ला सकें। तो ये पहले से वो अनुमान लगा लेते
चौथा है अनुसंधान, रिसर्च। अनुसंधान भी नवाचार का ही एक अंग है। अनुसंधान के अंतर्गत भी नई नई शोधें की जाती है ताकि जो नए नए तकनीकों द्वारा, नई नई शोधों द्वारा उत्पादन को कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए। तो ये प्रबंध के कार्य हैं जो एक प्रबंधक को सुनियोजित और क्रमबद्ध तरीके से उसे करने पड़ते हैं। फिर से मैं एक बार बता दूं कि यह प्रबंध के कार्य को दो भागों में बांटा गया है, मुख्य कार्य और सहायक कार्य। मुख्य कार्य में है पहला नियोजन, प्लानिंग, दूसरा है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है नियुक्तियां, स्टाफिंग, चौथा है निर्देशन, डायरेक्शन। निर्देशन के अंतर्गत 4 क्रियाओं को बांटा गया है, पर्यवेक्षक, सुपरविजन, संदेशवाहन, कम्युनिकेशन, नेतृत्व, लीडरशिप, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। पांचवा कार्य नियंत्रण, कंट्रोलिंग। इसके अलावा प्रबंध के जो सहायक कार्य हैं वो है निर्णय, डिसीजन मेकिंग, नवाचार, इनोवेशन, पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग, अनुसंधान, रिसर्च। तो ये सारे कार्य जो है एक प्रबंधक को करने पड़ते हैं। जब एक प्रबंधक ये सारे कार्य को अच्छे तरीके से करता है, क्रमबद्ध तरीके से करता है, तो निश्चित ही प्रबंध जो है, प्रबंध में सफलता हासिल होती है उसे, और उद्योग या संगठन जो है वो अपने लक्ष्यों को निर्धारित समय पर प्राप्त कर लेता है। बच्चों, अध्याय 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व के अध्याय में से आपको 3 नंबर का एक लघु उत्तरीय प्रश्न और 5 नंबर का एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। बच्चों, आज जो हमने प्रबंध की कार्य पढ़ा है उससे संबंधित आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, प्रबंध के किन्हीं 3 सहायक कार्यों को संक्षेप में समझाइए। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रबंध के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। आशा है बच्चों आज आपको मेरी क्लास जो है, जो मैंने प्रबंध के कार्य पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। धन्यवाद।